हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज़। सो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन को। और पिछली कुछ वीडियोस में हम रोटेटरी मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लास्टली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्कुलर मोशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो है एंगुलर मोमेंटम। ना बिफोर वी रियली गेट इनटू एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, let's have a very quick review of linear momentum. Now we know कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास m है लेट्स से, और वो किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होता है, तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है कि उसके पास कितना मास और कितनी वेलोसिटी है, इसका जो प्रोडक्ट है v से, कि दिस इज़ कॉल्ड एज द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है विच सिंपली इज़ डिफाइंड एज मास टाइम्स द वेलोसिटी। लेकिन इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का मोशन है, यानी द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन लेट्स से, या अप डाउन मूव कर रहा है या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, लेकिन इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक ओरिजिन है जिसको हम कहते हैं ओ, और ये इस ओरिजिन की रेफरेंस लाइन है, और इस रेफरेंस लाइन के साथ हमारे पास लेट्स से एक अटैच्ड है एक बॉल, ये बॉल। लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल है इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट से किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो हमारे पास जो रेफरेंस लाइन थी वो ये है, और ये जो बॉल इटसेल्फ है ये किसी थीटा एंगल से रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट से किसी और डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू होता है। रिमेंबर कि यहाँ पे बॉल इटसेल्फ इस स्ट्रेट लाइन के अंदर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, लेकिन वो जो ओरिजिन है उसके साथ वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा, इन उसके रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है बॉल। तो हम ये कहते हैं कि ये जो बॉल इटसेल्फ है इसके पास इसका कुछ मास है, कुछ वेलोसिटी है, तो इसके पास जो मोमेंटम है वो p है। लेकिन जो रेफरेंस एक्सिस है इसके साथ इसका कुछ डिस्टेंस भी है, और वो जो डिस्टेंस है दैट इज़ गिवन बाय दिस डिस्टेंस वेक्टर r लेट्स से, राइट। और ये एंगल बना रहा है इस r वेक्टर के साथ। नाउ इफ़ यू हैव वॉच माय वीडियो ऑन वेक्टर प्रोडक्ट, वहाँ पे हमने हमेशा से डिस्कस किया कि जब भी आप इस तरह के दो वेक्टर्स को लेते हैं तो आप हमेशा से इनके कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट करना चाहते होते हैं कि आर और पी का कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि हम इस पैरेललोग्राम का जो कंस्ट्रक्ट करते हैं इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। और उसका तरीका ये होता है कि ये जो पी वेक्टर है आप इसका साइन थीटा लेते हैं, जहाँ पे थीटा इज़ दिस एंगल, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद आर द अदर वेक्टर। ये जो क्वांटिटी हमने डिफाइन की है, जो कि कंबाइंड इफेक्ट है ऑफ द मोमेंटम वेक्टर पी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मूविंग, और जिस रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट से मूव कर रहा है उसका जो डिस्टेंस वेक्टर आर है, दिस इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वी ऑलरेडी नो कि जब भी कोई दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड टाइम साइन थीटा हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, वही यह वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे सिंपली हम ये कहते हैं कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर एक रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट से अपना थीटा की डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, कोई किसी भी थीटा के डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, तो वो जो चेंज इन इट्स पोजीशन होती है और जो मोमेंटम उसका होता है वो टोटली कॉरस्पॉन्ड करता है उसके एंगुलर मोमेंटम को। तो वी कैन नाउ फॉर्मली डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एज वेल, एंड वी से कि a particle is said to possess angular momentum if uh, if it so moves that its angular position changes with respect to that reference axis. So I'll simply explain this definition once more. तो we're simply saying कि जैसे हमारे पास ये पार्टिकल था, जैसे जिसका मास m है, तो ये किसी थीटा के रिस्पेक्ट से,
थीटा एंगल से विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ ओरिजिन मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन के अंदर। तो लेट्स से ये रेड एरो डिनोट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस एक्सिस ऑफ द ओरिजिन। तो ये जो थीटा कंस्ट्रक्ट हुआ है इसके मूव करने की वजह से, इसका एंगुलर पोजीशन थी। तो a particle is said to possess angular momentum if it so moves that its angular position changes with respect to this reference axis जो कि origin का होता है, and so that body is said to have angular momentum. अब हमने angular momentum को define किया कि वो होता है L is equals to r p sin theta. तो we already know कि जो p होता है वो simply mass times velocity होती है, तो I can represent this definition as r m v sin theta as well. तो ये भी एक definition है for angular momentum. Now coming to the units for angular momentum. Momentum के units तो हमें पता है कि वो simply होते हैं kilograms meters per second, right? तो units for angular momentum क्या होंगे? r एक distance vector है तो इसके units होते हैं meters, mass के units होते हैं kilograms और velocity के units होते हैं meters per seconds. तो ये जो units बनेंगे ये बनेंगे किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर्स पर सेकेंड्स, या आप इसको जाउल सेकेंड भी कह सकते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। नाउ कमिंग टू, अभी हमने जो डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट की थी वो एक बहुत जनरल डेफिनेशन है, यानी इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी भी एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से मूव कर सकता है अगेंस्ट द एक्सिस, और जो वो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम कहलाया जाएगा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यानी किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, और हम उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। लेट्स से अब हम एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं जिसमें जो रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये जो बॉल था ये इस सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है अराउंड द रेफरेंस एक्सिस। तो उस केस में हमने इस चीज़ को बार बार इसको डिस्कस किया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करता है तो आर वेक्टर तो यही है, डिस्टेंस वेक्टर, लेकिन इसका जो मोशन होता है वो हमेशा टेजेंशियल होता है। और तो जो वेलोसिटी जो मोमेंटम का जो वेक्टर होगा वो टेजेंशियल होगा, यानी दिस इज आउटवर्ड्स एट ईच पॉइंट, और आर की वैल्यू इस तरह होगी। तो टेजेंशियल में हमेशा क्या होता है कि जो एंगल कंस्ट्रक्ट होगा ये 90 डिग्रीज का एंगल होगा। तो इस एंगल को अगर हम प्लग इन करें अपनी डेफिनेशन के अंदर, विच एज एम वी आर साइन ऑफ थीटा, हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये होगा एम वी आर साइन ऑफ 90, which will get us L is equals to mvr only. तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, where m is the mass, v is the linear velocity of that object और r is the radius of that circle जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। इस डेफिनेशन को हम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी नो कि जो v होता है वो बराबर होता है r टाइम्स ओमेगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो L है वो बराबर है m टाइम्स v की जगह r टाइम्स ओमेगा होगा, एंड देन वी हैव r विच इज़ सिंपली इक्वल्स टू m r स्क्वायर ओमेगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, नॉट द लिनियर वेलोसिटी। ऑल्सो एक और जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि लेट्स से जो रेफरेंस एक्सिस के रिस्पेक्ट से ये जो बॉल था ये हमने बोला कि किसी भी एंगल से मूव कर सकता है, और वो जो एंगल होगा वो डिफाइन करेगा कि एंगुलर मोमेंटम कितना है। लेट्स से ये जो बॉल है ये इस तरफ मूव करता है, यानी अवे फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, और लेट्स से टुवर्ड्स द रेफरेंस एक्सिस, तो यानी जो पी वेक्टर है वो आगे या पीछे की तरफ हो सकता है, और इसी रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ये हमारा डिस्टेंस वेक्टर आर भी था बाय द वे, इफ़ यू रिमेंबर। अब अगर आप इसके लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें ना, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इट कि आप देखें इस पी और आर के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्रीज़ है या 180 डिग्रीज़ है, कुछ भी हो सकता है, 0 है या 180 है। तो अगर आप एम वी आर साइन 0 कैलकुलेट करें तो यू कैन सी इट ऑलरेडी कि ये होगा एम वी आर साइन 0 0 होता है, तो ये 0 के बराबर होगा, विच सिंपली मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सिस से सिंपली उसके स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो 0 होगा। एंड दिस इज समथिंग वी एक्सपेक्ट एज वेल कि अगर एक ऑब्जेक्ट सिंपली स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस तो एंगुलर मोमेंटम तो नहीं होगा उसके पास
एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, उसके पास लीनियर मोमेंटम होगा। दिस इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन हैज़ अ लीनियर मोमेंटम, लेकिन अगर उसके पास कोई एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, थीटा की नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, तो सिर्फ तब उसके पास नॉन ज़ीरो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो दिस इज़ हाउ वी प्रूवन इट ऑलरेडी कि जो डेफिनेशन हमने कंस्ट्रक्ट की है, it goes to zero for objects that are moving in a straight line motion. All right, so let us now go to another example जिसमें हम calculate करेंगे angular momentum for a rigid object. Angular momentum for a rigid object. So let's imagine कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक बॉल है। लेट्स से अब ये बॉल अर्थ भी हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है। और लेट्स से कि ये जो अर्थ ये स्फीयर है, ये अपने ही इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है या स्पिन कर रहा है, जैसे आप कहते हैं। तो जाहिर है एक ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन के अंदर है, वो जो कैरी करेगा मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम ही होगा, एंगुलर मोमेंटम। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस एंगुलर मोमेंटम? अब एक चीज़ हमने डिस्कस की थी पिछले क्लास के अंदर भी, वेयर वी सेड के कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोटेशन के लिए। मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपली मतलब ये होता है कि जो उसका जो मास है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो पॉइंट्स कितना दूर हैं सेंटर ऑफ एक्सिस से। फॉर एग्जांपल ये 3 मास पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, ये एक्सिस से बहुत करीब है, ये थोड़ा दूर है, और ये फिर उससे भी दूर है, राइट। और एंगुलर मोमेंटम हमने बोला कि वो उसकी वैल्यू होती है mr² ओमेगा। तो मतलब ये r मैटर करता है, कितना दूर है वो रेफरेंस एक्सिस से या उस ओरिजिन से। तो लेट्स से अगर हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना हो इस पूरे ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं कि हर मैस पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से जो पहला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको कहते हैं कि ये L1 है, इसकी वैल्यू m1 है, और इसका जो डिस्टेंस है वो लेट्स से r1² है, और एंगुलर मोमेंटम इसका सॉरी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो लेट्स से ओमेगा ही है। सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट है L2, वो होगा mass पॉइंट 2 r2² टाइम्स ओमेगा एंड सो ऑन। इसी तरह से करते करते मतलब लेट्स से हमारे पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो जो आखिरी पॉइंट होगा वो होगा L सबस्क्रिप्ट n इज इक्वल्स टू mn rn² टाइम्स ओमेगा। तो अगर आपने टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना होता है तो आप इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा L इज इक्वल्स टू समेशन mi/ri² times omega. Now if someone of you is not aware of this the summation convention, हमने इसको डिस्कस किया था यूजिंग एन एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस किया था। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि समेशन जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है। मतलब सिंपली आप सबको ऐड कर रहे होते हो वैल्यूज़ को, जहाँ पे आई की वैल्यू आप चेंज कर रहे होते हो। मतलब आई इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वो पहली टर्म होगी, फिर आई इक्वल टू 2 पुट करोगे वो दूसरी टर्म होगी, एंड सो ऑन। एनीवे सो हमारे पास ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब अगर आप इसको देखें, इफ़ यू रिकग्नाइज इट, ये जो हमारे पास टर्म है ये हमने कैलकुलेट की थी पिछली वीडियो में, विच इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा होता है। तो एल जो होगा वो सिंपली एक हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस ऑब्जेक्ट की, टाइम्स द एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है और आपने उसका देखना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है, जस्ट लुक एट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट हैज़ टाइम्स वो कितनी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर एंगुलर मोमेंटम। ऑलराइट, इसको अगर आपने इसको हम इफ़ यू कंपेयर दिस विद लीनियर मोमेंटम, जहाँ भी आपने बोला था कि p इक्वल्स टू मास टाइम्स वेलोसिटी होता है, तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब आप रोटेशनल डायनामिक्स में आते हैं ना, तो जो मास होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मास डिस्ट्रीब्यूशन में यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, और जो वेलोसिटी होती है वो अब एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है, और जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम बन जाता है। तो ये आप एक एक वो कोरिलेशन देख सकते हैं इनके दरमियान
कि मास कन्वर्ट हो गया आई में, वी कन्वर्ट हो गया ओमेगा में, और पी कन्वर्ट हो गया एल में. तो दैट्स हाउ वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम नाउ, which is simply equals to the product of moment of inertia and the angular velocity we have. All right. तो एक चीज़ ये कि in fact we'll discuss that at the very end. Let's now look at the another thing, which is the law of conservation of angular momentum. Law of conservation of angular momentum. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या मतलब होता है, हम इसको देख सकते हैं कि हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था एक दफ़ा लीनियर केस में, जब हमने कहा था कि लेट्स से ये एक बॉल है जो कि एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका कुछ मास है, तो ये कुछ मोमेंटम कैरी कर रहा है ज़ाहिर है. लेट्स से यहाँ पे एक वॉल है, तो ये एक वॉल है. नाउ बिफोर कोलिजन, बिफोर इट कोलाइड्स विद दिस वॉल, जो टोटल इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम है वो p है, जो इस बॉल का मोमेंटम है. लेट्स से अब ये क्या होता है कि ये जो बॉल है ये आके इस वॉल के साथ कोलाइड करता है और फिर वापस चला जाता है, राइट. तो अब ये आफ्टर जो कोलिजन होगा, इसमें भी जो बॉल का मोमेंटम होगा वो p ही रहेगा, यानी वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो सेम ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई और फोर्स नहीं एक्ट कर रही, आइसोलेटेड सिस्टम है ये. तो इस केस में जो मोमेंटम होता है बिफोर और आफ्टर वो हमेशा सेम रहता है. तो दैट्स हाउ दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. यही जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के केस में भी अप्लाई होता है. अब वो किस तरह से होता है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल विच माइट बी अ लिटिल रिलेटेबल टू थिंक अबाउट. इमेजिन करें कि हमारे पास एक रोटेटिंग चेयर है, यू नो द काइंड ऑफ चेयर जो कि अपने एक्सेस के ऊपर स्पिन भी कर सकती है. लेट्स से कि यू सिट ऑन दिस चेयर और आप अपने आप को घुमाना शुरू कर देते हैं. जब आप अपने आप को घुमाएंगे ज़ाहिर है तो आपका कुछ एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसके ऊपर बैठे हैं तो आपका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ एंगुलर वेलोसिटी है जिसे आप घूम रहे हैं, तो ये मिल के एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम कंस्ट्रक्ट कर देंगे. लेट्स से जब आप घूमना शुरू हो गए तो अचानक से आपने अपने जो आर्म्स हैं उनको स्प्रेड आउट कर लिया, अपने बाजू खोल लिया बाहर की तरफ. तो अब हुआ क्या कि अब जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी चेंज हो जाएगा. ज़ाहिर है आपने अपने आर्म्स खोल लिए हैं, अब आपकी मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गई है. तो लेट्स से वो जो नई मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेट्स से I2 है. तो ज़ाहिर है आर्म्स खोलने के बाद आपकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है, और लेट्स से आर्म्स खोलने से पहले ये था I1 ओमेगा 1. लेकिन चूंकि मोमेंटम इटसेल्फ कंजर्व रहता है तो ये दोनों क्वांटिटीज़ एक दूसरे के बराबर होंगी. तो होगा क्या कि एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन सेज दैट I1 W1 will be equals to I2 W2. अब ये देखने से तो सिर्फ एक इक्वालिटी लग रही है इक्वेशन की टर्म्स में, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े अच्छे होते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे इस सेंस में कि आप इसको बड़ी अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. वो ऑब्ज़र्व कैसे करते हैं आप, कि व्हेन आई सेड कि आप एक चेयर के ऊपर बैठे हैं और आप स्पिन कर रहे हैं और आपने अचानक लेट्स से स्पिन करते हुए अपने आर्म स्प्रेड कर लिए, तो लेट्स से आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम था वो था 50 जाउल सेकेंड. तो ये 50 था. लेट्स से 50 कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था कि I1 की वैल्यू थी लेट्स से 5 और ओमेगा 1 की वैल्यू थी लेट्स से 10, राइट. लेकिन जब आपने अपने आर्म्स स्प्रेड कर लिए तो ये मतलब 50 कंस्ट्रक्ट हुआ. तो लेट्स से जब आपने अपने आर्म स्प्रेड कर लिए तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो चेंज हो गया, वो बढ़ गया. तो अब लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 से इंक्रीज होकर 10 हो गया. तो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि W2 नाउ हैज़ टू चेंज इट्स वैल्यू. नाउ W2 का अब 5 होना पड़ेगा. पहले W1 10 था, लेकिन जब आपने आर्म्स खोल लिए अपने तो W2 की वैल्यू खुद ही चेंज होगी, 5 हो गई. क्योंकि ये आपने नंबर कंजर्व ही रखना है, इसको भी 50 करना है, इसको भी 50 करना है, क्योंकि हमने बोला कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा से. तो ये भी 50 है, ये भी 50 है. तो जब आपने लेट्स से पहले आपने आर्म खोले बंद थे तो आपका जो आई था वो 5 की वैल्यू थी और आपकी स्पीड थी वो लेट्स से 10 मीटर्स पर सेकंड थी. लेकिन जब आपने
अपने आर्म्स खोल लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दिस इज़ समथिंग जो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट स्पिनिंग ऑन दिस चेयर, और जब आप घूम रहे होंगे अचानक से अपने बाजू खोल लें तो व्हाट यू विल नोटिस इज़ कि आपकी जो स्पीड है वो अचानक से कम हो जाएगी, खुद ब खुद कम हो जाएगी। आपने सिर्फ अपने बाजू खोलने हैं, दैट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ योर स्पीड। लेट्स से आपकी स्पीड कम हो गई, अब दोबारा से अपने बाजू वापस फोल्ड करके बंद कर लें। जब आप बंद करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड फिर बढ़ जाएगी। कोई और इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको खुद पाँव यूज़ नहीं करने पड़ेंगे स्पीड चेंज करने के लिए। सिंपली ओपन योर आर्म्स, स्पीड कम हो जाएगी, क्लोज योर आर्म्स, स्पीड दोबारा बढ़ जाएगी। तो दिस इज समथिंग विच कैन बी practiced or observed to see conservation of angular momentum in practice. Anyway, so this was it from for the angular momentum part. Uh, is there, if there's anything to ask about it, you can comment about it. But I think it's all pretty clear right now. So thank you. See you guys in the next video.